बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर नंबर ये 7 है, 7 ABC की रिवीजन है। और इसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। इक्वेशंस को हमने किस तरह से सॉल्व करना है, अगर ये माइंड में हमारे स्टोरी हो तो फिर हम इजीली उसको हल कर सकते हैं। हमने ये करना होता है, जब भी सॉल्व आए तो ये जो वेरिएबल होते हैं ना, ये वाले, इनको हमने एक तरफ लेके जाना होता है। किसके एक तरफ? ये जो इक्वेशन है ना, या तो इस इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे ले जाएं इनको, लेफ़्ट साइड पे नहीं लेके जाना तो फिर राइट साइड पे ले जाएं। यानी वेरिएबल्स जो हैं वो किसी एक साइड पे होने चाहिए, ताकि हम वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकें। ठीक हो गया। अब पहली तो बात हमें ये क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, ये वेरिएबल, उससे पहले हमें ब्रैकेट को ओपन करना पड़ता है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये हो जाएगा 2y - 8। ब्रैकेट ओपन करना जो है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। वैसे तो ये चीज़ बड़ी पुरानी है, आपको पहले कई दफ़ा कराई जा चुकी है, लेकिन चलें, हो सकता है आपके जहन में ना हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ब्रैकेट है 2y, और हमने इसमें करना क्या है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। प्लस के साथ, इसके साथ 2 के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का साइन है। y के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का साइन है। और y के साथ अगर कोई नंबर नहीं है, यानी कोएफिशिएंट नहीं है, तो वो 1 है। यानी जिसके साथ साइन नहीं होता वो प्लस होता है, और जिसके साथ कोई नंबर या कोएफिशिएंट नहीं होता वेरिएबल के साथ, तो वो 1 होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले साइन ने मल्टीप्लाई करना है, फिर नंबर ने करना है, और उसके बाद जो है वो वेरिएबल ने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो पहले साइन मल्टीप्लाई करेगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस जो होता है वो प्लस होता है, और प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, एक और भी हम तरीके से इसको सोच सकते हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ पर प्लस अगर बाहर हो तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अगर बाहर माइनस होगा तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे। तो हम यहाँ चूँकि प्लस था तो सेम साइन आ गए। और अब इसकी बारी है 2 की। 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 4 इज़ 8। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास y आ गया। अब ये मैंने इसको ओपन कर लिया ना, इस चीज़ को। ठीक है, और यही चीज़ जो है मैंने यहाँ पर आपको मेंशन की है, ये 2y - 8। तो इसको खोलने का जो ओपन करने का तरीका है, मेथड है, ये आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। अब हम इसको करते हैं जी इरेज, और फिर हम वापस चलते हैं इसके लिए। इज़ इक्वल्स टू 5y - 3, जो कि यहाँ राइट साइड पर लिखा था। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि हम y को, यहाँ पे y 5y है और यहाँ पे 2y है। ठीक है, और इसका जो साइन है वो प्लस है, और इसका भी साइन प्लस है। तो बड़ा कौन सा है? तो ऑफ कोर्स +5 जो है ये बड़ा है, ग्रेटर वैल्यू है। इसलिए हम इस वाले को, यानी लेफ़्ट साइड पे जो 2y है, ये राइट साइड पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो यानी 5y के पास चला गया 2y। लेकिन आपको पता है जब वह दूसरी साइड पे मूव करेगा तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए -2y हो गया। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे ये -8 था, और -3 जब दूसरी तरफ मूव करेगा तो वो +3 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका? इसका ये आंसर आ जाएगा -5 इस साइड पे, इज़ इक्वल्स टू इस साइड पे आ गया 3y। अब चूँकि y और 3 आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 3 यहाँ से दूसरी साइड पे जब मूव करेगा y के -5 के नीचे, तो वो 3 हो जाएगा ऐसे करके, और इज़ इक्वल्स टू y आ गया। और अगर हम इसका प्रॉपर आंसर लिखें तो हो जाएगा -1/2/3। ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर है फ्रैक्शंस के अंदर। ठीक है, अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला जो है, 2 को मल्टीप्लाई बाय z किया तो हमारे पास 2z आ गया -2। ठीक है, मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन आती है। अगर नहीं आती तो पहले आप उसको प्रैक्टिस कर लें, अगर भूल गए तब भी प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद फिर इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है। ये ब्रैकेट ओपन होगी। अब हम ये वाली ब्रैकेट ओपन करने लगे हैं, +3z -3। अब ये जो है ना, इसको पूरी चीज़ को आप बेशक लेफ़्ट पर ले आए, ये +4 है तो यहाँ आके -4 हो गया,
ये +2x है, यहाँ के -2x हो गया, और इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास 0, क्योंकि राइट साइड पे ये चीज़ें जो थी ये वाली दूसरी तरफ मूव कर गई हैं, इसलिए यहाँ पर अब 0 बच गया। अब लाइक टर्म्स जो है ना उनको हमने टुगेदर करना है। लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, जो z वाली टर्म्स हैं, ठीक है, ये z है, और कोई z है यहाँ पे नहीं, यही है बस, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि वेरिएबल्स यहाँ पे z और x लिख दिया उन्होंने गलती से, तो मैं बता दूँ कि ये भी यहाँ पर z ही होगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको z कर देता हूँ। एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दो दो नहीं आ सकते इसमें। अच्छा, अब ये सारे z हैं, +2z और -2z, ये वाला और ये वाला, ये आपस में कैंसिल हो गए, बाकी क्या बच गया, +3z, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया +3z, और फिर -2 है, -3 है और -4 है, टोटल कितने हो गए ये, -9, -9 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, -9 जब दूसरी तरफ मूव करेगा तो +9 हो जाएगा, यहाँ पे 3z रह गया। अब z यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, इसको भी ज़रा गौर से देख लें, इसमें क्या है, फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। कहाँ है फ्रैक्शंस ही, ये देखें यहाँ पे, अगर मैं फ्रैक्शन को किसी ऑरेंज कलर से कर लेते हैं, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शंस हैं यहाँ पे। फ्रैक्शंस के नीचे जो डिनोमिनेटर होते हैं ना, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर मैं 2, 2 और 3 का एलसीएम लूँ, एलसीएम कहते हैं आपने डिवाइड करना होता है प्राइम फैक्टर से, और तब तक करना जब तक कि 1 1 ना आ जाए। तो और ये जो नंबर होता है ये एलसीएम होता है। तो क्या एलसीएम आ गया इसका, 6 आ गया, ठीक है। जो एलसीएम हमारे पास आता है ना, हमने एलसीएम से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो एलसीएम हम देखते हैं क्या आया हमारे पास, 6 आ गया। तो 6 को इधर भी मल्टीप्लाई करें, इधर भी करें, इधर भी करें, और इधर, ये 4 टर्म्स हैं। अब मैं टर्म्स लिखने लगा हूँ ना, ज़रा टर्म्स को लिखूँगा फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ये लिखा हुआ है जी 5/2x, इसके साथ प्लस 3 टाइम 2 इज़ 6 एंड 1 7, 7/2 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, इज़ इक्वल्स टू 2/3x के साथ भी मल्टीप्लाई करें, प्लस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करें। ये 5 इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर है, और ये वाला इधर है, ठीक है। मैंने सारे एरोज़ आपको लगा के दिखा दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, ये देखें कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, और हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या बच गया, 15, और साथ में x है, ठीक है। 2 1s are 2, 2 3s are 6, एंड 3 टाइम्स 2 क्या बन गया, 3 टाइम्स 7 क्या बन गया, 21। तो हमारे पास क्या आ गया, 21 प्लस 21, 3 टाइम्स 2 इज़ 6, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4x राइट साइड पे आ गया, ठीक है, प्लस 6 टाइम 5 इज़ 30, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, ये जो x की वैल्यू है ये वाली, हमने इसको एक तरफ लेकर आना है, इसलिए 15x के पास -4x आ गया, और प्लस 21 दूसरी तरफ चला जाएगा तो -21 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 11x इज़ इक्वल्स टू 9, ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9/11, ये इसका आंसर है, ठीक हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं, तीसरा वाला जो हमारे पास काम है क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सिंपल है, क्यों, क्योंकि ये x है, इसको हमने इसी साइड पे रहने देना है, ये जो चीज़ है दूसरी तरफ चली जाएगी 1.9 के पास, चूँकि ये प्लस थी तो वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 1.2। ये तो बहुत ईजी है और ये ख़त्म हो गया इस तरह से, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 60, फाइंड द नंबर्स। ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह गौर से देख लें। सम कहते हैं प्लस करने को, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ये चीज़ समझने वाली है। अगर मैं बोलूँ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स तो उसका मतलब क्या होता है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब है कि एक नंबर है जी 1, दूसरा नंबर है 2, 3, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं।
और अगर मैं बोलूँ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स तो फिर क्या हो जाएंगे, 2, 4 और 6। इनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि इवन नंबर्स के दरमियान में एक जंप आता है, यानी हम 3 नहीं लिख रहे ना, 4 लिख रहे हैं, फिर 5 नहीं लिखते बल्कि 6 लिखते हैं, तो हम एक जंप करते हैं। ठीक है, अब जब हम अलजबरा में इसको लिखते हैं ना, तो वो कैसे लिखते हैं, वो सोचने वाली बात है। अलजबरा में हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स तो फिर ये होगा x, x+1 और x+2, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इवन नंबर्स बताएं कंसेक्यूटिव वाले या ऑड नंबर्स बताएं, तो फिर हमें एक का जंप करना पड़ेगा ऐसे, जैसे हमने पहले किया। ठीक है जी, एक x हो गया, एक x+2 हो गया और एक x+4 हो गया। ये 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हमारे पास आ गए। अब वो कह रहे हैं कि इनका जो सम है ना, ये सम वो किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। तो इसलिए हमारे पास अगर हम देखें लाइक टर्म्स, +1x और +1x कितने हो गए, +3x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 है, 2 है और यहाँ पे 4 है, तो कितना हो गया, 6 = 60। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसके बाद हम ये करेंगे कि ये इक्वल साइन आ गया, इम्प्लाइज का साइन है ये, और ये +6 दूसरी तरफ मूव कर जाएगा ना, दूसरी तरफ। तो 3x = 6 - 6, तो यहाँ पे तो ज़ीरो हो गया राइट साइड पे, तो हो गया 3x = 0। और फिर ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे डिवाइडेड बाय 3 करेगा तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ना, और फिर 0/3 किसके इक्वल हो जाएगा, x = 0। इसका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे इससे एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, हम उसको थोड़ा सा वापस करते हैं। वो मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ पे 6 नहीं था, ये 60 था, ये वाला। ठीक है, 60। अब जब ये वाला भी 60 है, ठीक है, और क्या होगा कि 60 के पास जब -6 जाएगा तो फिर उसका आंसर हो जाएगा 3x = 54। ठीक है, और x क्या हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाय 3, और आंसर आ जाएगा मेरे पास 3 × 1 = 3, 3 × 8 = तो नंबर x की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, तो पहला नंबर हो जाएगा 18, दूसरा नंबर हो जाएगा हमारे पास, एक का जंप करें 20, और उसका अगला हो जाएगा 22। ठीक है ना, पहला नंबर हो गया 18, फिर 20 और फिर 22। तो ये कहता है फाइंड द नंबर्स, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, दीज आर द 3 नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी यहाँ पे, द सम ऑफ 1/5 ऑफ द नंबर, द सम ऑफ 1/5 ऑफ द नंबर। अब मेरे पास तो नंबर यहाँ पे लिखा ही नहीं है कौन सा, तो फिर क्या करें, हम उसको नंबर को तो पहले ढूंढना पड़ेगा वो क्या है। तो चले हम कहते हैं लेट द नंबर x, लेट द नंबर इज इक्वल्स टू x। अब वो कह रहे हैं कि 1/5 ऑफ द नंबर एंड 3/7/10, 3/7/10। ठीक है, और सम करें इन दोनों का, तो सम करने के बाद क्या है जी, ये सम करें ना इन दोनों का, तो वो कह रहे हैं इसका रिजल्ट जो है ना वो 7 है। फिर से पढ़ते हैं, द सम ऑफ 1/5 ऑफ अ नंबर एंड दिस इज 7। ये और ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई है, एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, ये इम्प्लाइज का साइन आ रहा है। अब होगा ये कि ये +3/7/10 ये दूसरी साइड पे जाके -3/7/10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या रह गया, 1/5 टाइम्स x इधर रह गया, और दूसरी साइड पे चला गया 7 - 3/7/10। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसका आंसर क्या आता है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1/5x आ गया इसकी जगह पे, और यहाँ पर आ गया 7 - 37/10, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। और हम क्या करेंगे, चूँकि हमने इसको लाइक बनाना है, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 10 से कर दिया, तो हमारे पास आ गया 70 - 37/10। और इसके बाद हमें इसका आंसर ये मिल जाएगा, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 33/10। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब चूँकि जगह यहाँ पे कम है, मैं नीचे यहाँ पे कर लेता हूँ, बाद में रेस कर दूँगा इसको। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि
आप गौर से देखिए, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि 1/5x ये वाली वैल्यू इज़ इक्वल्स टू 33/10। अब चूँकि ये 5 नीचे यहाँ पे डिवाइड है ना, वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 33/2, जो कि हमारे पास आ जाएगी 15 होल, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो, बल्कि 16 होल 1/2। तो ये इसके पास आंसर आ गया हमारे पास, x की वैल्यू जो है। ठीक है, ये फाइनल आंसर है हमारे पास। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है 2 सेंटीमीटर है, हाइट जो है 3 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई? वॉल्यूम बड़ा इजी है। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपने तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7, 2 और 3 को। 7 टाइम 2 टाइम्स 3, तो आंसर आ गया 42। ठीक है, और यूनिट क्या है इसका? सेंटीमीटर है, तो आपका भी सेंटीमीटर आ जाएगा और सेंटीमीटर के ऊपर एक छोटा सा क्यूब भी लग जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं वॉल्यूम जो है ना वो उसने दे दिया इस दफ़ा, और उसने क्या ब्रेड्थ और हाइट इतनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। कह रहे हैं लेंथ फाइंड आउट करें, तो बात तो वही है, वही फॉर्मूला है कि वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब वॉल्यूम की उसने वैल्यू दी हुई है, क्या है 24। लेंथ क्या है जी? नहीं दी, वो आपने फाइंड आउट करनी है, वहाँ पे हम एल कर लेते हैं। विड्थ कितनी उसने बताई है हमें, या ब्रेड्थ कितनी है? एक ही चीज़ होती है, ब्रेड्थ और विड्थ एक ही चीज़ होती है। ये ब्रेड्थ लिखा हुआ है, विड्थ एक ही चीज़ है। 6 × 5। ठीक है, अब हमने क्या बताया हुआ है? हमने यही बताया कि भाई एल को आप अकेला करो, ये जो इसके साथ चीज़ें ना ये मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी। दैट मीन्स कि एल जो है वो इक्वल हो जाएगा 24 के, नीचे चला जाएगा 6 और 5। ये 24 है ना, चूँकि ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी 24 के नीचे। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, एल की वैल्यू आ गई 4/5, दैट इज़ इक्वल टू 0.8। ठीक है, अगर हम डेसिमल की बात करें तो ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इस वर्कशीट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम देख लें गौर से। यहाँ पर एक इक्वेशन दी है उन्होंने हमें, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन, राइट। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। ये जो सी लिखा है ना, इसकी वैल्यू आपने ढूंढनी है। बाकी जितने भी वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं ना, कौन कौन से नज़र आ रहे हैं? वाई नज़र आएगा, बी नज़र आएगा और ए नज़र आएगा। उन सब की आपने क्या करना है? वैल्यूज़ पुट इन करनी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा, यहाँ पर वाई आया, तो मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ पर y आया हमारे पास, तो y की जगह आपने ये ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, फिर हमारे पास प्लस है, फिर इस b की जगह आपने ब्रैकेट लगा दी ऐसे करके, फिर हमारे पास इक्वल साइन है, ये जो ब्लू कलर का लिखा है। उसके बाद फिर a की वैल्यू, फिर y की जगह ब्रैकेट लगा दें। c तो हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और राइट साइड पे फिर b की दोबारा उसकी जगह पे हमने ब्रैकेट लगा दी। अब हमने इसकी जो है ना वैल्यूज़ वो यहाँ पे इंसर्ट करनी होती हैं। y की वैल्यू क्या है? उसने बताया है कि वो 12 है, तो जहाँ जहाँ y आ रहा है आप 12 लिखते जाएं। ठीक हो गया। उसके बाद b की वैल्यू बता रहे हैं 3 है, तो जहाँ जहाँ b आ रहा है आपने उसकी जगह पे 3 लिख दिया। फिर वो कह रहे हैं a की वैल्यू 14 है, जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ तो 14 कर दें। अब आप इसको 12 + 3 इज़ 15 इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, ऊपर क्या आ गया हमारे पास? यहाँ आ गया 26। ठीक है, प्लस मैं उसको ये कर रहा हूँ कि आपके लिए ज़रा दिखा दूँ कि ये सी है और ये हमारे पास नीचे 3 है। अब सी को हमने ना अकेले करना है यहाँ पे। कैसे करेंगे हम सी को अकेला? हम इस तरह से करेंगे कि ये नीचे जो चीज़ है ना ये डिवाइड हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा। जब दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से ये ख़त्म हो गया। तो अब मैं उसकी नेक्स्ट फॉर्म लिख रहा हूँ कि जब ये 15 टाइम 3 होगा तो ये 45 हो गया, इज़ इक्वल्स टू 26 + c। ठीक है, अब ये 26 यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? ये इसकी साइन जो है प्लस है, और ये ऐड, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए +26 जो है जब दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पर जाके -26 हो जाएगा। तो हमारे पास c की जो वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास c की? 45 - 26 कर ले, आंसर आ गया हमारे पास उसका 19। ठीक है, तो ये c की वैल्यू जो है ना ये 19 आ जाएगी। जब हमने इसको किया ना सब्ट्रैक्ट,
तो हमारे पास 19 आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी डू दिस। ये पूरा अलजबरा जो है ये आपने पहले भी कई दफ़ा किया। आप यूँ करें, इसकी प्रैक्टिस करें। मैंने सारी वीडियो इसलिए आपको बना दी है ताकि आप उसको बार बार देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।